नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बेलेनाइटिस और बेलेनोपोस्थेटिस के बारे में। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने बेल बटन को नहीं दबाया है तो उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि अगर मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो जो आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बेलेनाइटिस। तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन और बेलेनाइटिस का पूरा मतलब हुआ अगर जो मेल के पेनिस है तो उसमें जो उसका फोरस्किन के जो अंदर की स्किन रहती है, जो ग्लांस रहता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, स्वेलिंग हो गया है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसको हम बेलेनाइटिस कहते हैं। और साथ साथ में अगर ग्लांस के साथ साथ फोरस्किन में भी इन्फ्लेमेशन हो गया है या फिर कुछ अल्सर फॉर्मेशन हो गया है तो उसे हम बेलेनोपोस्थेटिस कहते हैं। तो ये कंडीशन मेनली मेल्स में होता है और ये बहुत कॉमन है, क्योंकि अगर मेल्स प्रॉपर हाइजीन नहीं रखेंगे उस जगह का तो उसके कारण वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ होना बहुत कॉमन होता है। ये मेनली बच्चों में भी देखा जाता है और एडल्ट मेल में भी देखा जाता है। बच्चों में मेनली अगर वो प्रॉपर हाइजीन नहीं रख रहे हैं और वो अगर उनमें फाइमोसिस की भी कंडीशन है, यानी कि उनकी फोरस्किन बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है और वो प्रॉपर पुल बैकवर्ड नहीं हो पा रही है, रिट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, तो उसके कारण भी उनको ये बेलेनाइटिस की समस्या होना कॉमन है। एडल्ट मेल में ये एसटीडी के कारण भी ये ट्रांसमिट हो सकती है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों, बात करें हम इसके कॉजेज़ के बारे में कि क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण हमें बेलेनोपोस्थेटिस और बेलेनाइटिस की कंडीशन आती है। तो सबसे पहला कारण होता है इन्फेक्शन के कारण। उसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई ईस्ट का ग्रोथ हो रहा है आपकी ग्लांस में या फोरस्किन में, इसके कारण भी आपको ये कंडीशन देखी जाती है। सेकंड कॉज हो गया अगर मेल्स प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके वहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, इसके कारण आपको डिस्कम्फर्ट, स्वेलिंग, पेन, इचिंग ऐसे कंडीशन आपको देखे जाएंगे। ये मेनली बच्चों में जो ये चीज़ हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उनमें भी ये चीज़ देखा जाता है आमतौर पर। तो ये सेकंड कॉज हो गया। थर्ड कॉज हो गया जो मेल ओबीज़ हैं और साथ में डायबिटिक है, डायबिटिक मेडिकेशन चल रहा है, इसके कारण भी उनको ये समस्या देखी जाती है। या फिर कोई एक तरीके से एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, तो उनमें भी ये कंडीशन देखी जाती है। एसटीडीज़ के कारण, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जैसे कि सिफिलिस हो गया, ट्राइकोमोनाज हो गया, ऐसे कंडीशन में भी ये बेलेनाइटिस की समस्या देखी जाती है। बात करें हम इसमें, अगर आप वहाँ पे जो सोप यूज़ कर रहे हैं या फिर डिओड्राइजिंग एजेंट कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है, उसके कारण भी आपको डिस्कम्फर्ट, इचिंगनेस या स्वेलिंग ऐसी कंडीशन देखी जाती है। तो ये ऐसे सोप्स का या ऐसे डिओड्राइजिंग एजेंट का अवॉइड करें हम। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ऐसी चीज़ों से तो उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें हम इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स इस केस में या क्या क्या लक्षण हमें दिखते हैं हमारे शरीर में, तो सबसे पहले जो सिम्टम्स है, आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होगा, बर्निंग होगा, आपको पेन होगा, फिर वहाँ पे स्वेलिंग भी आ सकता है, इरप्शंस आएंगे कुछ वो इरप्शन से आपको कुछ तरीके के डिस्चार्ज आएंगे, वो स्टिकी डिस्चार्ज हो सकते हैं, वाइटिश, ग्रीनिश कलर के या येलोइश कलर के डिस्चार्ज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फॉल स्मेल आएगा आपके पार्ट से, तो ये इसका एक सिम्टम्स हो गया। और जब इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ जाएगा तो आपके जो यूरिथ्रा का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो आपको यूरिन पास करने में भी डिफ़िकल्टी होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हो गए। बात करें हम इसमें कि इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो आप अगर अपने नियर फिजिशियन के पास जाएंगे तो जब वो आपका एग्जामिन करेंगे तो आप देखेंगे आपका स्किन सेंसिटिव टू टच है या बैक्टीरियल ग्रोथ है या फंगल ग्रोथ है। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो आपको एंटी बैक्टीरियल रेमेडी दिया जाएगा, या फिर फंगल होगा तो एंटी फंगल रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। और ये अगर स्टार्टिंग, जैसे ये केस जो आपका स्टार्टिंग फेज़ में है, तो आप अगर उसको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे तो ये केस ठीक हो जाएगा। और अगर आप वहाँ पे एंटी फंगल या जो एंटी बैक्टीरियल क्रीम है या अगर आप लगा रहे हैं और वो इनिशियल स्टेज में है और ठीक हो गया तो आप ये कर सकते हैं। बट अगर ये केस आपको बार बार रिकरेंट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए आपको होम्योपैथिक मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसमें सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन आती है वो है सिनाबेरिस। सिनाबेरिस मेडिसिन को आप यूज़ करिए। ये जो आपका इचिंग की कंडीशन है और ये जो भी मेल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उसको कवर करता है सिनाबेरिस। ये बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपका इचिंग है या स्वेलिंग है
या जो भी आपको डिस्कम्फर्ट आ रहा है या तो उसको ये कम करने के लिए सिनाबेरिस बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। शुरुआत आप इसको लोअर पोटेंसी से करिए, उसके बाद आप आगे करके पोटेंसी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट दिखता है 10 से 15 दिन के बाद इसको आप दिन में 3 बार लीजिए, 2 से 3 बूंद डायरेक्ट टंग में ले सकते हैं आप। बात करें हम अगली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो अगली बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है मर्कसॉल। ये एसटीडी के केसेस में भी मर्कसॉल या जो आपके जो मर्कसॉल मेनली उन कंडीशनों में दिया जाता है जहाँ पे आपको कोई डिस्चार्जेस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट डिस्चार्ज है, वैसे कंडीशन में मर्कसॉल बहुत अच्छा काम करता है। ये इसकी भी जो प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, तो मर्कसॉल बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। बात करें हम अगली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो वो है एसिड नाइट। अगर आपको जो पेन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है या जो स्वेलिंग है उसको कम करने के लिए एसिड नाइट भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये मेडिसिन को भी आप लोअर पोटेंसी में लीजिए, दिन में 3 बार ये मेडिसिन को आप ले सकते हैं। इसमें चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलेडियम। कैलेडियम भी जो मेल हेल्थ प्रॉब्लम या जो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो कैलेडियम भी जो आपको ईचिंग है या जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है या जो इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए कैलेडियम भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। बात करें इसमें और भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन जाती है जो आपके सिम्टम्स या जो आपके केस की सीवियरिटी के हिसाब से दिया जा सकता है, जैसे कि रोडेंड्रॉन है, रस्टॉक्स है, एपिस्मेल है। जो एपिस्मेल की तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी और जो इरप्शंस हैं तो उसको कम करने के लिए तो एपिस्मेल भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे या फिर आप चाहें तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मेरे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, तो आप मुझसे भी सजेशन ले सकते हैं या फिर आप कोई अपने नियरेस्ट फिजिशियन से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं आपके केस के बारे में। तो ये आपको केस के सीवियरिटी के हिसाब से आपकी जो मेडिसिन का जो सिलेक्शन हो सकता है, उसके बाद से उसके हिसाब से आपको मेडिसिन का डोज रेपिटेशन आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। बात करें हम होम रेमेडी के बारे में, तो आप गार्लिक और जिंजर को आप इंटेक करें। गार्लिक और जिंजर में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, तो इसके कारण आपके जो शरीर में जो इन्फ्लेमेशन का जो ज़्यादा बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए ये दोनों चीज़ बहुत अच्छा काम करेगा। साथ में आप कोकोनट ऑयल और टी ट्री ऑयल और साथ में एलोवेरा को मिक्स करके अपने जहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन है उधर अप्लाई कर सकते हैं। इसके कारण आप जो एलोवेरा में क्या होता है कूलिंग इफेक्ट होता है, तो उसके कारण आपको वहाँ पे थोड़ा आराम मिलेगा। तो ये आप होम रेमेडी कुछ घर में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।